मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे तृतीय विश्व की विशेषताएं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि तृतीय विश्व क्या है और किस प्रकार से 135 करोड़ की जनसंख्या वाले तृतीय विश्व के राष्ट्र एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र हैं। ये अल्प विकसित और अल्प विकास यात्रा पर चलने वाले राष्ट्र हैं, जिनको अमेरिका बहुत अधिक सहायता देकर इनको विकास यात्रा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इन राष्ट्रों की क्या विशेषता है? इनकी 5 विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं। छठी विशेषता है करिश्माती नेतृत्व। जैसा कि हमें ज्ञात है, ये सारे के सारे तृतीय विश्व के राष्ट्र अज्ञात, शोषित और अत्याचार के प्रतीक राष्ट्र रहे हैं। इन राष्ट्रों के जितने भी नेता हुए हैं, जिन्हें प्रथम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का पद दिया गया है, ये अधिकांश राष्ट्रवादी जो नेता थे, ये लंबे राष्ट्रीय आंदोलन में साथ रहे हैं और इनके लंबे आंदोलनों में साथ रहने के कारण ये जनमानस के मन मस्तिष्क पर इतने अधिक हावी हो गए हैं कि इनका जो नेतृत्व है वो करिश्माती नेतृत्व हो गया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने सालों बाद भी वर्तमान में भी अधिकांश राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, कार्यपालिका अध्यक्ष है, वो किसी न किसी ऐसे नेता के साथ नाम के साथ जुड़ा है जो उन्हें करिश्माती नेतृत्व का दर्जा दिया जाता है। तो तृतीय विश्व के राष्ट्रों में अध्यक्ष करिश्माती और चमत्कारी व्यक्तित्व वाले नेता रहे हैं। ये नेतागण राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कार्यकाल में जनमानस के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं और छा जाते हैं। इनका व्यक्तित्व इन्हें देवतुल्य बना देता है। इसी कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी ऐसे नेताओं को कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना उनके प्रति आदर व सम्मान को बताता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोमो केनियात्ता, सुकार्नो, बोगीजा, नासिर, एने कुमार, लुकम्बा आदि कार्यपालिका के ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनके अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण ही ये राजनीतिक व्यवस्थाओं पर हावी रहे तथा संविधान इनके मूल्यों तथा आदर्शों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। अगला पॉइंट है विधायिका का ह्रास। विधायिका का अर्थ होता है व्यवस्थापिका और उसका लगातार तृतीय विश्व के राष्ट्रों में ह्रास होता जा रहा है। यानी ह्रास का अर्थ है उसकी महत्वता में कमी आना। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इसका कारण है कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत विभिन्न दल जब अपना कार्यभार संभालते हैं तो वहाँ पर राजनीतिक गुट का बोलबाला हो जाता है। राजनीतिक गुट के बोलबाले की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है या संघर्ष या तनाव की स्थिति या खिंचाव की स्थिति आ जाती है कि व्यवस्थापिका मात्र एक मूकदर्शक के रूप में उपस्थिति देती है और सारा का सारा मुख्य कार्य वहाँ की कार्यपालिका अध्यक्ष ही पूर्ण करते हैं। तृतीय विश्व के देशों में व्यवस्थापिका में परस्पर विरोधी, बहुल समाजवादी व संघर्षशील गुटों का प्रभाव रहता है। इसी कारण ये सभी राष्ट्र तनाव व खिंचाव से ग्रस्त रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में विधानमंडल ऐसी कई परिस्थितियों को संभालने में या तो संयोजनकारी भूमिका में रहते हैं या फिर उनकी छवि धूमिल हो जाती है, जिसे सुधारने का उन्हें कोई मौका हाथ नहीं लगता। अगला है एक दल प्रणाली। तृतीय विश्व के इन देशों में प्रतियोगी दल प्रणाली अस्त व्यस्त रही है तथा इनके आवश्यक सहिष्णुता का अभाव रहा है, जिसके कारण एक दल की स्थापना और उसका एकाधिकार कार्यपालिका की प्रवृत्ति बन चुका है। विभिन्न दल मात्र दिखावा रह गए हैं। कार्यपालिका अध्यक्ष सत्ता की वैधता के लिए चुनावों को
ढोंग बनाकर दल के माध्यम से अपना एकाधिकार बना लेते हैं। मैक्सिको, भारत और श्रीलंका इसके प्रत्यक्ष उदाहरण रहे हैं। मैक्सिको, भारत और श्रीलंका इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में स्थिर प्रतिमान नहीं होने के कारण अधिकतर कार्यपालिका के पदों पर तानाशाहों की नियुक्ति रही है, जिससे व्यवस्थापिका इन देशों में नाम मात्र की बन के रह गई है और न्यायपालिका पर भी महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाकर कार्यपालिका विशेष व व्यक्तिगत रूप से अधिक उन्मुख हो गई है। एक दल प्रणाली का अर्थ होता है कि अधिकांश राष्ट्रों में एक ही दल का प्रभाव अत्यधिक रहा है और इस एक ही दल के प्रभाव के कारण अन्य दलों का वर्चस्व बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है, उसका एक ही दल का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी एक प्रकार से सरकार के अंग के रूप में रह गए हैं, कार्यकर्ता अंग के रूप में नहीं। अगला है भ्रष्टाचार। हमें ज्ञात है कि पूरे विश्व में भ्रष्टाचार कहीं चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसमें तृतीय विश्व के राष्ट्र अग्रिम श्रेणी में आते हैं। ये भ्रष्टाचार के कारण तीसरी दुनिया के देशों की आम शिकायत रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 90% तक कर वसूल किया जाता है, लेकिन तृतीय विश्व के राष्ट्रों में कर वसूली 50% से भी कम होती है। सरकारी कोष इस बात पर निर्भर होने के कारण विकास उन्मुख तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि इन राष्ट्रों में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर खूब भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अकेले पाकिस्तान में प्रतिवर्ष 200 अरब रुपए से अधिक धनराशि भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है, जो वहाँ की सकल घरेलू उत्पाद का GDP का मात्र 5% है। भारत में विभिन्न स्तरों पर कम से कम भवन निर्माण के समय 47 किस्म की स्वीकृतियाँ लेनी होती है, जिसमें उद्यमी 36 विभागीय इंस्पेक्टरों को प्रति माह रिश्वत की राशि पहुंचाता है। अर्थात भ्रष्टाचार का इतना अधिक बोलबाला है इन तृतीय विश्व के राष्ट्रों में कि यहाँ के जनता एक तरफ भ्रष्टाचार से त्रस्त है और दूसरी तरफ बेरोजगारी से या वहाँ के अन्य कार्यों की नहीं मिलने के कारण रहती है। अगला है विलासितापूर्ण खर्चे, जहाँ कार्यपालिका के लोग अपने खर्चों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि सरकार के ऊंचे पदों को प्राप्त करने के कारण इनके खर्चे भी बहुत अधिक ऊंचे हो जाते हैं और ये सुविधापूर्ण और बहुत ऐश्वर्य और आरामपूर्वक जिंदगी जीते हैं और पूर्ण विलासिता का खर्चा जो होता है वो सरकारी खाते से जाता है। अगला है सैनिक सामग्री पर खर्च। सैनिक सामग्री पर खर्च का अर्थ ये है कि ये तृतीय विश्व के राष्ट्र अधिकांशतः नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जो सुरक्षा के माध्यम से अपने राष्ट्र को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए अपनी सैनिक सामग्री पर खर्च करते हैं, जो वहाँ की बेरोजगारी के ऊपर खर्च होना चाहिए, बीमारी के ऊपर खर्च होना चाहिए, कुपोषण के ऊपर खर्च होना चाहिए, शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, साक्षरता पर खर्च होना चाहिए, वो धन सैनिक सामग्री और विलासितापूर्ण खर्चों में खर्च होता रहता है।